Hello everyone, welcome to Human Peritus channel, your one-stop solution for UGC NET Paper 1 preparation. So guys, इस लेक्चर सीरीज में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के लास्ट 15 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और अगर आप UGC NET पेपर 1 की बाकी यूनिट्स भी इसी तरीके से कवर करना चाहते हैं सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट. सो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ ह्यूमन पेरिटस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर. सो ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर हमने पेपर 1 की सारी ही यूनिट्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, ई बुक मिलती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं. सो नाउ लेट अस सी रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च एप्टीट्यूड के हमने फर्स्ट 4 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, सो डू चेक देम एज वेल. सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद डेटा कलेक्शन. सो डेटा कलेक्शन की हम ई बुक देख लेते हैं. डेटा कलेक्शन बेसिकली क्या होता है? सो जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं, देन हम रिसर्च गैप फाइंड आउट करते हैं. रिसर्च गैप फाइंड आउट करने के बाद हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं और रिसर्च के क्वेश्चंस भी फ्रेम करते हैं. सो आफ्टर दैट हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. सो अब 2 तरीके के डेटा होते हैं. एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा. सो प्राइमरी डेटा हम फील्ड से कलेक्ट करते हैं थ्रू सर्वे या इंटरव्यू. सो यही इस टॉपिक में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि सोर्सेस ऑफ डेटा, जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. देन डेटा की टाइप्स क्या क्या होती हैं, डेटा को कलेक्ट किस तरीके से किया जाता है, फोकस्ड ग्रुप क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, क्वेश्चनेयर में क्या डिफरेंस है, देन केस स्टडी मेथड, इंटरव्यू मेथड. सो ये सब चीजें हम डिटेल में धीरे धीरे कवर करते चलेंगे. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हम ये कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे. सो नाउ लेट अस go through the previous year questions here. Yeah, so now first question says identify the disadvantages of closed-ended questions in survey research. It is difficult to make forced choice answers exhaustive. There is a loss of spontaneity in respondents' answers. They are time consuming for interviewers to administrate. So अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है is one of the disadvantages of closed ended questions in survey research. अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, राइट? सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर कि वो अपने सब्जेक्ट से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना चाहता है या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. सो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है या तो ट्रू फॉल्स में आंसर या 1 वर्ड में आंसर, ठीक है? सो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. देयर इज नो स्कोप फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है? बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस में वी गिव द सब्जेक्ट an opportunity to explain his experiences. So अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि closed ended questions के क्या disadvantages होते हैं सर्वे रिसर्च में. So it is difficult to make forced choice answers exhaustive. Exhaustive नहीं होता है, 1 word में हमें आंसर देना होता है, ठीक है? closed ended questions में. So this is correct. And there is a loss of spontaneity in respondents' answers. क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस को हमने
कुछ शब्दों में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यस या नो में या ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दे आर टाइम कंज्यूमिंग, दे आर नॉट टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज क्योंकि हम सब्जेक्ट से ट्रू या फॉल्स या यस या नो में आंसर्स पूछ रहे हैं, सो इट इज नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग। सो इस हिसाब से स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर the disadvantages of closed ended questions. So option A is the correct answer. Then given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion A says surveys conducted over internet have witnessed a huge growth since late 1990s. Reason R says internet users always constitute an unbiased सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। सो यहाँ पर जो असर्शन है दैट इज करेक्ट बिकॉज सर्वे कंडक्टेड ओवर इंटरनेट हैव विटनेस्ड अ ह्यूज ग्रोथ सिंस लेट 1990, क्योंकि तभी ही इंटरनेट का जो है एवोल्यूशन होना शुरू हुआ था। सो दिस इज करेक्ट। एंड रीजन आर सेज इंटरनेट यूजर्स ऑलवेज कंस्टिट्यूट एन अनबायस्ड सैंपल of the population, so that we cannot predict. It can be biased as well. So यहाँ पर जो assertion है that is correct and reason is not correct. So option C is the correct answer. Then the study of the behavior of humans and non-humans in the natural environment without any manipulation of variables is called ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। क्योंकि हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में जो नेचुरल सेटिंग में जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। Then identify the advantages of open-ended questions in survey research. Identify the disadvantages. हमें open-ended questions के disadvantages बताने हैं. The questions do not suggest certain kind of answers to respondents. They are time-consuming for interviewers to administer. They require greater effort from respondents. So, they do not suggest certain kind of answers, so this is not a disadvantage but it is an advantage, क्योंकि subjects के पास या respondents के पास there would be a scope to explain certain things, and here the questions do not suggest certain kind of answers as well, so it is an advantage. And yes, क्योंकि open-ended questions are quite elaborative, so that is the reason they are time-consuming. So it is a disadvantage, and they require greater effort from respondents. So yes, respondents have to share their experiences in an elaborative manner. So इस हिसाब से option B is correct, where statement B and statement C are correct. Then an example of participant or subject variable can be time order, recollection, political affiliation of a person. So option C is the correct answer. Then a major limitation of पोस्टल क्वेश्चनेयर सर्वे इज, जब हम क्वेश्चनेयर अब यहां पर हम दो चीजों को समझ लेते हैं। एक होता है स्केड्यूल और एक होता है क्वेश्चनेयर। सो इन दोनों में ही कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बट स्केड्यूल इज बेसिकली फॉर्मुलेटेड फॉर illiterate population, ठीक है, and questionnaire is formulated for literate population.
ठीक है। सो अब यहाँ पर ये दोनों चीजें हमने समझ ली कि स्केड्यूल जो है इलिटरेट पॉपुलेशन के लिए बनाया जाता है, जिसमें जो एन्यूमरेटर होता है वो खुद उस स्केड्यूल को फिल करता है, जैसे कि सेंसस में होता है। ठीक है, सेंसस में आपके घर में कुछ लोग आते हैं आपके घर का डेटा लेकर आने के लिए, लेने के लिए कि कितने लोग हैं, कितने लोग जॉब पे जाते हैं, ऑल ऑफ दैट डेटा। और क्वेश्चनएयर में जो है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो खुद फिल करते हैं। ठीक है, सो इट इज फॉर्मुलेटेड फॉर लिटरेट पॉपुलेशन। सो द मेजर लिमिटेशन ऑफ पोस्टल क्वेश्चनएयर इज हाई रेट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर आप कुछ भी पोस्ट से अगर भेजोगे, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि रिस्पोंडेंट्स जो है उसको फिल ना करें। सो इट्स अ लिमिटेशन ऑफ पोस्टल क्वेश्चनएयर सर्वे विच इज हायर रेट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। Then identify the rules that you would follow while designing questions for a questionnaire. अब एक क्वेश्चनएयर को डिजाइन करते टाइम कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। Avoid ambiguous terms in questions. Avoid long questions. Ask some leading questions. Avoid double-barreled questions. Avoid very specific questions. सो यहाँ पर जो क्वेश्चनएयर होता है उसमें हम जो एम्बिगुअस लैंग्वेजेस हैं उसको हम अवॉइड करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अवॉइड किया जाता है व्हाइल डिजाइनिंग अ क्वेश्चनएयर। लीडिंग क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है। एंड अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। And avoid very specific questions. In questionnaire, we tend to ask specific questions. So, इस हिसाब से ऑप्शन सी is the correct, where statement A, B and D are correct. जो ऑप्शन सी है, ask some leading questions, ये हम अवॉइड करते हैं क्वेश्चनएयर को डिजाइन करते टाइम। सो हम क्या क्या चीजें अवॉइड करते हैं? एम्बिगुअस टर्म्स, लॉन्ग क्वेश्चंस और डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन इन अ डेटा सेट, एनी एक्सट्रीम वैल्यू ईदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डेटा इज टू बी सेड एज आउटलायर। अगर जो भी एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम यानी कि वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल, सो इन दोनों को ही हम आउटलायर बोलते हैं, ठीक है। When a fixed list of questions is administered to all the participants in the same order, अब देखो सेम ऑर्डर से हम क्या पता लगा सकते हैं? इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। सेम ऑर्डर का मतलब स्ट्रक्चर्ड, सारे पार्टिसिपेंट से उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। इट इज ए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। Which of the following are the criteria of a successful interviewer? Ethical, open-minded, gentle and sensitive, balanced, rigid and harsh in comments. अब देखो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये वाली चीज काफी एक्सप्लिसिटली बताई है कि जब हम यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट होती हैं, उसको हमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर रिजिड एंड हार्श इन कमेंट्स बिल्कुल ही इररेलेवेंट स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता। फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल इंटरव्यूअर वन शुड बी वेरी पोलाइट एंड जेंटल। सो हियर ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट: ethical, open-minded, gentle and sensitive, balanced. So option A is the correct answer. Match list 1 with list 2. List 1 says takers, Guttman, bipolar index, and list 2 says popularity, levels, stereotypes, attitudes,
एंड पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म। सो टेकर्स को हम किसके साथ मैच कर सकते हैं? एटीट्यूड के साथ, राइट। एंड जो गटमैन है, गटमैन को हम, इट इज एन इंडेक्स। एटीट्यूड में जो भी इंडेक्सेस होते हैं, इट इज वन ऑफ द इंडेक्स। सो हम गटमैन को 4 के साथ मैच कर सकते हैं। देन जस्ट अ मोमेंट, बाइपोलर इज स्टीरियोटाइप्स, यस। गटमैन को हम पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के साथ मैच कर सकते हैं। देन बाइपोलर को हम स्टीरियोटाइप के साथ मैच कर सकते हैं। एंड इंडेक्स को हम पॉपुलैरिटी लेवल्स के साथ मैच कर सकते हैं। सो टेकर्स वी मैच विद एटीट्यूड्स, गटमैन विद पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म, बाइपोलर इज stereotypes and index is popularity levels. So यहाँ पर option C would be the correct answer. Then among the following, which among the following is a secondary source of data? National Sample Survey Organization data would be the secondary data, because ये जो डेटा है ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है। अब यहाँ पर हम 2 चीजें और समझ लेते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। तो जो प्राइमरी डेटा होता है वो हम सर्वे, इंटरव्यूज से कलेक्ट करते हैं, और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है, already available data in the form of, किस किस फॉर्म में हो सकता है? लिटरेचर, वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा। ठीक है। सो यहाँ पर सेकेंडरी डेटा का क्या सोर्स हो सकता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो secondary source of data हो सकता है। Then given below are 2 statements. Statement 1 says while developing a consent form, an explanation of the purpose of the study, the reason for the selection of participants should be explicit. And statement 2 says, however, there is no need to give a description of any potential risk to the participants. So statement 1 is correct because it says while developing a consent form, an explanation for the purpose of the study, जो हमारा पर्पस है स्टडी करने का वो हम एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं, और उन सैंपल्स को चूज करने का जो रीजन है वो भी हम एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कंसेंट फॉर्म में। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। And statement 2 says, however, there is no need to give a description of any potential risk to the participants. So this is not correct. It is not, rather I would say, it is unethical. अगर कोई रिस्पोंडेंट्स, अगर कोई पोटेंशियल रिस्क हो सकता है पार्टिसिपेंट्स को, so we should give the description of that as well. So statement 2 is false. So उस हिसाब से option C is the correct answer. Then match list 1 with list 2. List 1 says structured interview, email, census, probability sample. So इसमें जो सेंसस है सीधा सीधा हमें दिख रहा है, वो किससे मैच हो जाएगा? एन्यूमरेशन ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। ठीक है। देन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड प्रोबेबिलिटी सैंपल इज रैंडम सैंपल की एक टाइप होती है, विच इज डी को हम 4 से मैच कर देंगे। देन email and structured interview. So structured interview is basically face to face, right? 3 से मैच हो जाएगा। और email is embedded, इसको हम 1 से
मैच कर देंगे। सो नाउ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेयर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को हम क्या बोलेंगे, फेस टू फेस, email is embedded, census is enumeration of the entire population, and probability sample is random, simple random sample. So option C is correct. Now which of the following are the sources of verbal data? Traffic signals, semi structured interviews, narrative interviews, focus groups एंड बॉडी लैंग्वेज। अब देखो यहां पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं इट इज नॉन वर्बल इन नेचर, एंड अलोंग विद दिस बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉन वर्बल। तो ये दोनों वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो बी, सी एंड डी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Then which of the following should be taken into consideration while preparing a questionnaire? The purpose of the research, brevity of questions, avoidance of leading questions, questions that seek detailed information, preference for double barreled questions। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कुछ क्वेश्चंस पहले, तो वहां पे हमने डबल्ड बैरल्ड क्वेश्चन को हमने इग्नोर किया था इन while preparing a questionnaire, एंड इसके अलावा क्वेश्चंस दैट सीक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को भी हमने अवॉइड किया था, राइट। नाउ स्टेटमेंट ए, बी एंड सी आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेयर विच सेज पर्पस ऑफ रिसर्च को बताना काफी जरूरी है, क्वेश्चंस की ब्रेविटी को बताना भी काफी जरूरी है, एंड वी टेंड टू अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। सो ए, बी एंड सी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द इजिएस्ट एटीट्यूडनल स्केल which is a summated rating scale is the Likert scale. This you have to learn. Likert scale is the attitudinal scale. इसके अलावा जैसे गटमैन स्केल को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थर्स्टन स्केल को भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, कुछ स्केल्स में से कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Now mailed questionnaire, observation, interview and collective questionnaire are the instances of primary sources. क्यों हम क्वेश्चनेयर को मेल करके या फिर ऑब्जर्व करके, इंटरव्यू कंडक्ट करके या फिर कलेक्टिव क्वेश्चनेयर को बना के, कलेक्टिव क्वेश्चनेयर से डेटा इकट्ठा करके हम अपनी रिसर्च को करते हैं। सो ऑल दीज डेटा which are collected from all these four sources, they are called primary sources of data. ठीक है, so option C is the correct answer. Tertiary source of data is films, hoardings and posters, government gazette, newspapers and magazines, information derived from both primary and secondary sources, data collected from policy papers. So tertiary data is in a way mix of primary and secondary data. So information derived from both primary and secondary sources, they are called tertiary source of data. Then 20th question is match list 1 with list 2. List 1 says data collection method and list 2 says characteristics. So field observation, focus group, intensive interviewing, case study. Then collects information from many sources, gathers detailed information from non-random sample, gathers preliminary information for a research project and studies a phenomena in natural settings. So देखो जो field observation है, it studies the phenomena in natural setting. तो ए के साथ 4 मैच हो जाएगा। सो ऐसा एक ही ऑप्शन है विच इज ऑप्शन डी। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फोकस ग्रुप,
is gathers preliminary information for a research project, right? Then intensive interviewing is gathers detailed information from a non-random sample, and case study collects information from many data sources. So option D is the correct answer. Which of the following are remote data collection procedures? Third party interview, pop-ups, database email, instant messaging, पैनल डिस्कशंस. सो गाइस एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने एक ऑप्शन से हम निकाल लिया कि जैसे ए के साथ 4 मैच हो रहा था, राइट? सो हम एक ऑप्शन के साथ भी हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. बाकी जो इररेलेवेंट, जैसे कि अगर ए के साथ 4 का कोई और ऑप्शन भी होता तब हम और ज्यादा बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते. बट यहाँ पर क्योंकि ए के साथ 4 ऑलरेडी मैच हो गया और ऐसा एक ही ऑप्शन में है, तो हम बाकी ऑप्शंस को देख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है. सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिमोट डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स? थर्ड पार्टी इंटरव्यू, पॉपअप्स, डेटाबेस ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड पैनल डिस्कशंस. सो रिमोट डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? पॉपअप्स, डेटाबेस ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग. जो पैनल डिस्कशंस और थर्ड पार्टी इंटरव्यू है, दीज आर नॉट रिमोट डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स. दिस वी आर डूइंग फेस टू फेस. These are not remote. So option B is the correct answer. Then responses to open-ended questions are subjective in nature, which means detailed or elaborative. Then debriefing involves several activities following the collection of data, explanation of any deception, explaining the superiority of the present research, description of the purpose of the study, post-study follow-up medical or psychological attention, publication of the finding of the research in journal. So यहाँ पर हम debriefing में क्या क्या steps, क्या क्या activities involve होती है, ठीक है, वो हमें देखना है. सो अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी डिसेप्शन इज करेक्ट. एक्सप्लेनिंग द सुपीरियोरिटी ऑफ द प्रेजेंट रिसर्च, इट इज एन इररेलेवेंट स्टेटमेंट. हम रिसर्च करते टाइम किसी की सुपीरियोरिटी को जज नहीं करते हैं. डिस्क्रिप्शन फॉर द पर्पस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. पोस्ट स्टडी फॉलो अप मेडिकल और साइकोलॉजिकल अटेंशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. And publication of the finding of the research in a journal, this is done in a later part. जब हम collection करने के बाद analysis करते हैं, फिर उसको रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर जो है किसी जर्नल में पब्लिश होता है आफ्टर पीयर रिव्यू. सो दिस इज नॉट अ स्टेप दैट वी कंसीडर वाइल कलेक्टिंग द डेटा. सो इस हिसाब से 1, 3 and 4 would be correct. Then which among the following assist a researcher as data collection tools? Google Form, SurveyMonkey, Microsoft Forms and NVivo, Blender. So देखो ये ना कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसमें गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी एंड माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स ये डेटा कलेक्शन टूल्स हैं. अब आपका ये होमवर्क है कि आप इन सारे टूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा गूगल से देख लेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. सो अब इस बार इसका आंसर ए, बी और सी है, जिसमें गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स इसका आंसर है. बट हो सकता है कि
नेक्स्ट जो भी शिफ्ट में जिस भी अटेम्प्ट में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें एनटी आपसे वीवो और ब्लेंडर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछ ले। सो आपको ये सारे ही जो टूल्स है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है गूगल से। सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following sources of data is not based on primary data collection? Census of India, National Sample Survey, Statistical Abstracts of India, National Family Health Survey। अब देखो जहां सर्वे आ जाएगा और जहां सेंसस आ जाएगा ये सारे प्राइमरी डेटा है, और इसमें से प्राइमरी डेटा कौन सा नहीं है? विच इज स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया इज नॉट अ प्राइमरी डेटा, बल्कि इट इज अ सेकेंडरी डेटा। Then a questionnaire that offers no scope for any respondent's own view is called close-ended, schedule, open-ended and unstructured। जहाँ पे लिखा हुआ है no scope for any respondent's own view, तो ये हम किस में कहते हैं? Close-ended। So option A is the correct answer। From the list given below, identify those questions which are called process rather than content based questions. Convergent questions, divergent questions, fact based questions, concept based questions, open questions and closed questions। So ऐसे questions जहां पर कुछ elaboration की नीड नहीं होती है, राइट? सो अब इसमें हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो कन्वर्जेंट क्वेश्चंस हैं दैट वुड नॉट बी कंटेंट बेस्ड, दैट वुड बी प्रोसेस बेस्ड। ठीक है, let me make you understand this once again। So it says कि from the given list below identify those questions which are process based, और एक होता है कौन सा? content based। ठीक है, अब हमें इनको सेग्रीगेट करना है। अब यहां पर जो प्रोसेस बेस्ड होगा वो कौन सा होगा? डाइवर्जेंट। कंटेंट बेस्ड कौन सा होगा? कन्वर्जेंट। ठीक है, देन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी कंटेंट बेस्ड, जिसमें फैक्ट्स के बारे में बात होगी, विच वुड बी content based। Then is concept based questions, that would be process based। and then it says open questions would be again process based, and closed questions would be content based। So here option D would be correct answer। So that's all for today guys। और अगर आप UGC नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो गेट इन टच विद ह्यूमन पैरेटस एंड गेट 1 day फ्री ट्रायल। लेट मी टेक यू टू द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पैरेटस। सो दिस इज अ वेबसाइट
एंड हेयर यू कैन सी वेरियस प्रिपरेशन प्लान्स. हम यहाँ पर पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं और पेपर 2 में कॉमर्स मैनेजमेंट और HRM की हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं. और आप फ्री ट्रायल लेकर के देख सकते हैं एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड एंड देन you can definitely enroll with us. And apart from that, you can get in touch with our team through the WhatsApp link which is given in the description, and also you can get in touch with us through the contact number which is this 9717781110. And if you have any query or doubt, you can comment in the comment section. Thank you so much.